अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री सरप्राइजेस से भरी पड़ी है और संडे वाले दिन भी हमारी सियासत हमें ब्रेक नहीं लेने देती, कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। आज हमें सरप्राइज़ उस वक्त मिला जब अचानक हुकूमती नोटिफिकेशन सामने आया जिसके ज़रिए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है। अब ये सरप्राइजिंग दो वजूहात की वजह से है। एक तो ये कि नायब वज़ीर आज़म की पोस्ट 2013 से खाली पड़ी थी और दूसरी बात ये कि इसहाक़ डार साहब के पास ऑलरेडी वज़ारत ख़ारिजा का पोर्टफोलियो है, तो फिर उन्हें एक एडिशनल पोस्ट और वो भी ऐसी पोस्ट जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक सिम्बॉलिक और सेरेमोनियल पोस्ट है, ये पोस्ट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और फिर पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ कि इस पोस्ट पर किसी की तैनाती हुई है। उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही साहब नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, यानी इसहाक़ डार साहब चौथे नायब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। लेकिन सवाल ये है कि ये तैनाती पिछली तैनातियों से कैसे मुख्तलिफ है। फिर क्या ये किसी ख़ास मुद्दत के लिए है, यानी वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में उनकी पोजीशन फिल करने के लिए है, या फिर ये एक परमानेंट पोस्ट है इस हुकूमत की। तो फिर क्या इस पोस्ट पर रहते हुए इसहाक़ डार साहब पॉलिसी साजी में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और फिर सबसे अहम सवाल ये कि हुकूमत को ये तैनाती करने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे। हम तो मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुस साक़िब साहब, राव खालिद साहब और साक़िब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुस साक़िब साहब, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब तक ऐसे ही चलेगा? शुक्रिया रामीन। देखिए छोटे भाई और बड़े भाई की जो आपस में एक तरह से टकराव है जो कि इनटेंजिबल है, नज़र नहीं आता, उसमें बयानिए का मसला है। जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का सामने आ रहा है वो नून का नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है। और वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो बयानिया उनका या तो हुकूमत का होगा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का होगा। नून का बयानिया जो है वो कहाँ पे है, और उसके लिए हमें पिछले दिनों से जो हमने इस पे एक दो प्रोग्राम भी किए कि क्यों इस वक्त ज़रूरत पेश आ गई नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी की सदारत वापस लेने की। वो इसलिए कि एक बयानिया, अब उस बयानिए के पलड़े में आपने इसहाक़ डार को ये भी दे दी, ये जो आपकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी? देखिए, अगर तो खाली उनके नीचे लिखा हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि वो कहेंगे जी कि डिप्टी पर, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर खुदा ना खास्ता नहीं रहते तो ये को प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेंगे। ये तो एक पोस्ट है जो कि क्रिएट की गई और अभी काफ़ी अरसे से खाली थी, ये भर दी गई। इसमें वजन कब पड़ेगा? इसमें वजन उस वक्त पड़ेगा जब इनको मिनिस्ट्री मिलेगी। जिस तरह आपने परवेज इलाही साहब का जिक्र किया, तो पता नहीं 7-8 मिनिस्ट्रियां उनके पास थी। जी जी। इस सिलसिले में ये गुजारिश है कि इनको 2 मिनिस्ट्रियां नहीं मिल सकती। इसके अलावा हो सकता है कि 3, 4, 5, 6 मिनिस्ट्रियां जितनी चाहे ले लें। वो 2 कौन सी मिनिस्ट्रियां हैं? कौन सी? पहली मिनिस्ट्री है वजारत खजाना की, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको नहीं मिल सकती, जो कि अभी तक के हालात हमें बता रहे हैं कि उसके लिए जो गैबी मदद आई थी उसमें औरंगजेब साहब का ही नाम जो है वो था, लिहाजा वो। दूसरी उनकी जो मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती वो है वजारत दाखिला की, जिसमें नकवी साहब हैं और बड़े भरपूर तरीके से हमने आजकल भी देखा, बड़े वो यानी मुतहर्रक हैं और हर जगह पे मौजूद पाए जाते हैं और उनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये 2 मिनिस्ट्रियां तो नहीं मिलनी, अब बाकी कौन सी रह गई? लिहाजा देखना यह है कि उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है। अच्छा। अब 1-2 सवालात जल्दी से कर लेते हैं। क्या मुल्की सियासत पे या जो बेयकीनी इस वक्त मौजूद है उस पे कोई इस अपॉइंटमेंट का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या मुल्की मईशत पर कोई असर पड़ेगा? बाबा, वजारत खजाना किसी के पास है, बजट उसने पेश करना है, तो आपका तो इसमें कोई इतना असर और रसूख जो है वो नजर नहीं आ रहा, लिहाजा मुल्की मईशत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या कोई इलाकाई सलामती या खिते की सलामती या कोई इधर यानी सार्क रीजन में कुछ होगा या कोई इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में कोई हलचल होगी? नहीं होगी। अब ये है कि बजट में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे, तो फिर इसका फायदा किसको होगा? इसका असर क्या होगा? क्या SIFC पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वक्त हमारी मईशत का, इन्वेस्टमेंट का, क्या SIFC पे कोई आपका असर रसूख होगा? इसके आगे तो लिखिए नामुमकिन। अच्छा। अब आते हैं जी कि इसहाक़ डार साहब जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ जी, एक मंजे हुए
हमारे बड़े तजुर्बाकार ज़ीरक वो हैं, सियासतदान हैं, और उनका जो अगर आप माजी देखें तो उसमें उन्होंने हमेशा नवाज शरीफ साहब का साथ दिया, वो नून के साथ ही मुंसलिक रहे। तो एक आध केस छोड़ दें तो उनकी जो वफा है नून के साथ और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, वो मुसल्लिमा है। ठीक है, अब आते हैं जी कि क्या इस वक्त शोमई किस्मत ये है कि कोई भी शख्स, आप किसी ली कुआन यू को ले आइए इस वक्त, आप किसी महातीर मोहम्मद को ले आइए इस वक्त के जो मसाइल पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दरपेश हैं, उसमें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कख नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो बॉटम लाइन क्या निकली, इसहाक डार साहब का जो जाती सीवी है उस पे एक लाइन का इजाफा हो गया है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये बस एक कद ऊंचा करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। राव खालिद साहब, हमने देखा था कि परवेज़ इलाही साहब जब बने थे नायब वज़ीर आज़म तो वो एक अग्रीमेंट के नतीजे में बने थे। वो अग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी और PML-Q के दरमियान, और वो उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी के आउस्ट्रे के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप चूज़ करनी थी पीपल्स पार्टी को, तो क्यू लीग ने उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया था कि जी अगर आप चाहते हैं हम आपको वोट दें प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आप हमारे परवेज़ इलाही साहब को नायब वज़ीर आज़म लगा दें। तो ये तो चले एक अग्रीमेंट की सूरत में आ गए थे सामने। ये कौन सी सेटलमेंट और किन दो पार्टियों के दरमियान सेटलमेंट हुई है जिसके नतीजे में इसहाक डार साहब हमें नजर आए हैं? ये दो पार्टियों के दरमियान जो तनाज़ा है नज़र नहीं आ रहा, ये उसके नतीजे में हुआ है। अच्छा, देखिए, जो इसहाक डार साहब के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था, जब उनको वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया था, मैंने कहा था कि नोइंग इसहाक डार साहब वो निचले बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है। और वो क्योंकि नवाज शरीफ उनकी बात सुनते हैं, शहबाज शरीफ नहीं इतने उनके कायल या उनके कह ले के पसंद करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनकी बात सुनते हैं और उन पे अमल भी करते हैं। ठीक है। इसलिए आप उनको वजारत ख़जाना में बिठाएं ना बिठाएं, कहीं मर्जी जहाँ मर्जी बिठा दें। हाँ। अच्छा, मैं ये जो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट है ना, हम कल जो हमने डिस्कस किया मियाँ नवाज शरीफ साहब का सदर बनना, राना सनाउल्लाह के बयानात, जावेद लतीफ़ साहब के बयानात, और वो जो एक बयानिया मैं उससे मिला के इसको देखता हूँ। अब देखें कि ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे ना, ये 9 मई के बैकड्रॉप में हुए थे। इस तरह के इंतखाबात ना आइंदा होंगे, ना इस तरह से हुकूमत आइंदा बनेगी। अच्छा। वो वन टाइम एक अफेयर था, वो हो गया, बावजूद हो गया। ठीक है। इसलिए अवाम में वोट, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अवाम में अपनी जगह बनानी है, उसने वोट लेना है और अगले इलेक्शन को उसने मद्देनज़र रखना है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से चल रही है, या पिछले 16 महीने PDM के चले थे, या अब जो चल रही है, उसमें अवाम के अंदर क्या कोई हुकूमत अपनी जड़ें मजबूत और गहरी कर पाएगी, अवामी पजीराई हासिल कर पाएगी? IMF की शराइत के होते हुए और जिस किस्म के इकनॉमिक प्रेशर्स हैं और जिस किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस दे पाएगी जिससे वोट बैंक नून का बढ़े और उसको ज़्यादा पजीराई अगले इलेक्शन में मिले? वो इम्कानात बहुत कम हैं। अच्छा, तो उसकी सूरत क्या होगी कि आपको स्पेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो PMLN में मियां नवाज शरीफ का ग्रुप है, वो ये समझते हैं कि जो हुकूमत है, चाहे शहबाज शरीफ साहब ही हैं, कुछ ऐसे अनासिर के उसमें हुकूमत में होते हुए उनके पास वो स्पेस नहीं है। ज़्यादातर अच्छा। जो फैसले करने हैं, जो मामला तय करने हैं, वो हुकूमत के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में उस तरह से नहीं है। वो स्पेस लेने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। ये भी एक उस तरह से एक एफर्ट है। जहाँ तक नजम साहब ने ऐसे ही FEC का जिक्र किया कि नो, मैं भी यही समझता हूँ नो, लेकिन अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते किसी वजह से SEFC का इजलास तलब कर लिया जाता है, तो मेरा ख्याल है सदारत वही करेंगे इसहाक डार साहब एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो वो कहीं ना कहीं वो अपना वो जो कहते हैं ना काम दिखाते रहेंगे वो बीच में, और इनकी इंटरफेरेंस अब बढ़ेगी। अच्छा। पहले भी थी, अब बढ़ेगी, और ये मियां नवाज शरीफ सदर बन जाएंगे, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो मियां शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। कल भी मैंने कहा था, वो आ गए चक्की के 2 पार्टों में। उनके लिए तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ मियां नवाज शरीफ है, तो वो दोनों का मुझे मिलाप अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही उनके दिल में ये गम और गुस्सा है। वो जो समझ रहे थे सारा पाकिस्तान आने के बाद, जिस तरह मामलात को देख रहे थे, वो उस तरह से नहीं हुए।
लेकिन ये शहबाज शरीफ के लिए अगर इतनी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं और इसहाक डार साहब की तैनाती की वजह से और बढ़ने वाली मुश्किलात, तो फिर उन्होंने इस कागज़ पे साइन ही क्यों किया? फिर वो तैनाती ना करते उनको? ये बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं करना चाहिए था। देखिए बात ये है कि आपको रावलपिंडी के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? जी जी जी, जिस दिन जिसके बाद वो प्रेस मुकर भी कॉन्फ्रेंस गए थे नहीं हुई थी, उससे पहले हुकूमत साजी के हवाले से हर कोई अपने, यानी कि वो जो कहते हैं ना, कोई तैयार नहीं था, ले तो लाल से काम ले रहे थे। वो कह रहे जी पीटीआई बना ले जी, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए जी, उसके साथ मिल जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रात के 12 बजे गवर्नमेंट बन गई, अलायंस बन गया और गवर्नमेंट बन गई। तो जब इस तरह से गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो बादले नाखास्ता आपको करने पड़ते हैं। तो ये वही उसी फेज में है। अब उस फेज से आप पॉपुलैरिटी की तरफ अगर जाना चाहते हैं, उसमें आपको नैरेटिव भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी आउटलुक भी चेंज करनी पड़ेगी। अब आउटलुक अगर चेंज करेंगे और अपना मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे अवाम की नज़रों में, तो उसकी बहुत बड़ी कास्ट हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त ये बात की जाती है, बड़े बड़े इनके बड़े जो कह ले के फैन हैं, जो बाखबर इनके हैं, जो चिड़िया वाले दोस्त हमारे सहाफ़ी जी, वो ये बात कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे इमरान खान और नवाज शरीफ तकरीबन इकट्ठे होने जा रहे हैं टू पुश बैक द एस्टेब्लिशमेंट। तो अच्छा। इस हद तक बातें हो रही हैं जो ओपनली बैठ के लोग ये बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी सिर्फ ये खेल रहे हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दे और हमारी तरफ तवज्जो दे, उस टाइप की, या हमें स्पेस दें। वो उस किस्म की स्पेस लेने की मेरा ख्याल है अभी कोशिश हो रही है। अगर वो स्पेस मिल जाती है ठीक है, और स्पेस किस तरह से मिलेगी? वो लोग जो अपने वजारत दाखिला की बात हम करते हैं या वजारत ख़जाना की बात करते हैं, उसमें इसहाक डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कितना असरअंदाज हो पाएंगे, किस तरह से उसमें अपना काम वो दिखा पाएंगे, उससे पता चलेगा स्पेस मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिलती तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ अरसे बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के चीज़ें जो राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, वो PMLN एज पॉलिसी उस नैरेटिव पे आ जाएगी और काफ़ी सीरियस मसाइल पैदा होंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पहले ही ख़त्म नहीं हो रही वो मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है, जिस तरह हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो इस पोस्ट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियार है नहीं पॉलिसी मेजर्स का, या कोई भी पार्टिसिपेशन का, या अपनी राय देने का, या सिग्नेचर्स करने का, तो फिर क्या लगता है आपको कि क्या सिग्निफिकेंस है इसहाक डार साहब की इस पोस्ट पर तैनाती की? इख्तियार तो कुछ भी नहीं, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया है, क्योंकि आइनी ओहदा तो है नहीं ये। आइनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है मुस्तफ़ा इम्पैक्स जो केस है उसमें कि प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट ये है फेडरल गवर्नमेंट, तो उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये एक सवाबदीदी उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया है और उसके बाद इनको यहाँ पे लगाया है। लेकिन दो तीन चीज़ें इसमें काफ़ी जो है वो हैरान कुन है। ख़ास तौर पर जो इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं और पिछले मेरे ख्याल 25-30 साल से उनका साथ है। सिर्फ एक दफ़ा वो डगमगाए कि जब वो यहाँ पे रुक गए थे शुरू में और वो उनका 164 हुआ और वो इस तरह का कोई मामला हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2013 की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी जो नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट आप जिसको कहते हैं वो थी। वो उस वक्त जब तक के 2014 का धरना नहीं आया था तो नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट कम ही आते थे, तो बहुत ही क्लोज कैबिनेट की मीटिंग भी बहुत कम हुआ करती थी। जब मियाँ साहब वहाँ पर भी थे तो उस वक्त भी मुकम्मल पूरा टाइम जो है वो इसहाक डार साहब उनके साथ होते थे और होते हैं। अब जो है वो उनकी जो तैनाती है इस हवाले से मेरा ख्याल में अहम है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक परसेप्शन, एक राय पाई जा रही है, उनके जो बड़े सीनियर लीडरशिप है राना सनाउल्लाह से लेकर जावेद लतीफ़, ये मतलब कहते पाए गए हैं ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये हुकूमत कोई और चला रहा है, या इस किस्म की परसेप्शन डायरेक्टली तो वह ना कहें लेकिन उनकी जो बात है उससे ये एक तासुर जो है वो बहरहाल जा ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि अल्टीमेट
अल्टीमेटली इसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इफेक्ट्स होंगे वो मुस्लिम लीग नून को ही भुगतना पड़ेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, उनकी जानिब से एक तकरीर की गई जिसमें उन्होंने निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए कुछ इस्लाहात प्रपोज की हैं कि अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। फिर आलमी सतह पर 10 लाख अफराद पर 90 जजेस होते हैं, हमारे यहाँ 10 लाख अफराद पर 13 जजेस हैं, तो हमें 90,000 जजेस चाहिए। और उन्होंने इस हवाले से ब्राज़ील की मिसाल भी दी कि वहाँ अदलिया का बजट फ़ौज से ज़्यादा है। फिर ये भी कहा कि जो जज डिलीवर नहीं करता उसे बाहर निकाल देना चाहिए। फिर करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि करप्शन पर अदलिया में ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। केस मैनेजमेंट सिस्टम की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये नहीं होना चाहिए कि ये केस फला जज के पास लगा दो। और फिर इस पर उन्होंने AI सिस्टम की भी बात की कि बेंच की तश्कील जजेस की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से AI भी कर सकता है। नजमू साकिब साहब, ये तमाम इस्लाहात जो उन्होंने प्रपोज की हैं आपको कैसी लगी और आपको लगता है काबिल अमल हैं? सबसे पहले तो मैं आपने ये जो भी बताया ना कि ब्राज़ील में जी अदलिया का बजट फ़ौज से ज़्यादा है, मुझे वहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। 3.5 बरस ब्राज़ील में। अच्छा। देखिए, ब्राज़ील का पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना ये कुछ बनता नहीं है। उनके हमसाये में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उन पे चढ़ावा कर रहा है या दहशतगर्दी का हिसाब किताब कर रहा है। वो एक बड़ा पुरसुकून सा और बहुत बड़ा वसी मुल्क है। लिहाजा इस तरह की मिसालें दे के हम अपनी बात को तो साबित कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमारी फ़ौज की ज़रूरियात नहीं हैं और उसमें यानी अदलिया का ज़्यादा होना चाहिए और फलाना, इससे जो है वो यानी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हर मुल्क को अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बजट की तकसीम करनी पड़ती है। देखिए, ये जो हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह का आपने जिक्र किया है, बड़ी कदर है इनकी तमाम यानी अदलिया के हलकों में। और याद रहे कि ये हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो लिहाजा इन्होंने अगर कोई बात की है तो उसकी तरफ तवज्जो देना बनता है और उसमें कोई ना कोई हम देखने की कोशिश करेंगे, ज़ेरे बहस लाएंगे इशारे क्या हैं। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि ये उन्होंने जो भी बातें की हैं वो लिख के सरकारी तौर पे ऑफिशियली किसी नोट में या अपनी कुर्सी पे बैठ के, जज की कुर्सी पे बैठ के नहीं की। ये एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपने यानी ख्यालात का इजहार किया है, चंद अहम जो है वो मसाइल उनकी तरफ इशारा किया है। जो 4-5 बातें उन्होंने अहम की है ना, मैं जल्दी से पहले दोहरा दूं फिर अपना तज्जिया बताता हूँ। जी, सबसे पहले उन्होंने ये जो 6 जजेस वाला केस है ना, इसके बारे में कहा है हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। निज़ाम अदल मजबूत और आज़ाद होना चाहिए, सिस्टम के तहत होना चाहिए, जो फैसले भी हैं या जो निज़ाम है अफराद के तहत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अफराद पर इन्हिसार करते रहें तो अफराद सिस्टम पर असर अंदाज होते हैं। याद रहे कि वो 6 जजेस का जो था ना, उसमें कुछ मदाखलत, कुछ अफराद की तो वो अफराद का जो लफ्ज़ इन्होंने 2-3 जगह इस्तेमाल किया है, उसमें वो इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल्स हैं जो असर अंदाज होते हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए और इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और फिर ये कहने के बाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो अदलिया का पूरा निज़ाम है इसके इर्द गिर्द एक फायर वॉल क्रिएट करनी चाहिए। ये एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है कि आपकी अदलिया और ख़ास तौर पे जो आपकी आला अदलिया है उसको ज़रूरत पड़ गई है कि वो उसके यानी इर्द गिर्द एक फायर वॉल हो ताकि कोई मदाखलत किसी किस्म की आ भी ना सके। अच्छा, इसमें 2-3 जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं। सबसे पहले ये है कि जो ये 6 जजेस वाला केस है, मुझे लग रहा है कि अब किसी डगर पे चढ़ने वाला है। याद रहे कि 30 यानी इस महीने की 30 तारीख को सेकंड हेयरिंग है सो मोटो की, और उसमें इतने सीनियर जज साहब का इस वक्त ये बयान आना, उसमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिसमें किसी नतीजे पे पहुंचने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरी बात ये है कि अदलिया के निज़ाम में मुझे पता लगा उनकी ये सारी बातें सुन के कि इस्लाहात की ज़रूरत है, और कुछ इसलिए भी कि उन्होंने बताया कि 2023 में 4000 जजेस ने 16 लाख केसेस डिसाइड किए हैं। 4000 जजेस ने
16 लाख केसेस डिसाइड किए हैं, लेकिन सिस्टम फिर भी स्लो है। 24 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। लिहाजा उसमें उन्होंने एक तरह से यूं बताया है कि अपनी मजबूरियां भी बताई हैं और अपने यानी उनकी ख्वाहिशात का भी इजहार किया है ताकि अदलिया का निज़ाम जो है वो बेहतर हो, लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसमें वो आए। अब उसमें उन्होंने इशारे तो किए हैं, हाँ। सही तरह से कोई बात नहीं की, और इन बातों पे वो किसी वक्त भी ये कह सकते हैं कि वो तो एक कॉन्फ्रेंस थी। राव खालिद साहब, एक तो इस मामले पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें इस्लाहात पर, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, फिर 4 महकमों ने उनसे रिक्यूज़ल की भी दरख्वास्त कर दी है जो ऑडियो लीक्स का वो केस सुन रहे हैं। ये आप ताने बाने किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा एक अलमिया है हमारे सोसाइटी का, हमारे ओवरऑल रियासत का, कि हम चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देते। कोई अच्छा बंदा कहीं पे आ जाए तो वो हमें वैसी तकलीफ शुरू हो जाती है कि अच्छा बंदा क्यों आ गया यहाँ पे। तो वो बोने जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फिर कद्दावर शख्स को वो हमेशा तकलीफ दे लगता है। ज़बरदस्त बात खड़ा हो गया, हमारा तो कोई औकात ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं रही इसमें। तो बाबर सत्तार इज़ वन ऑफ दोज टॉलर पर्सनैलिटीज़ जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी इंटेग्रिटी पे किसी को शक नहीं है। उनके आप मज़ामीन पढ़ ले, जब वो पहले होते थे प्रोग्राम भी करते रहे टीवी के ऊपर, मुझे पर्सनली भी उनसे काफ़ी गपशप का मौका मिला। अच्छा। वेरी लर्नड मैन, रोड स्कॉलर है, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं और अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान में आके बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कानून के बारे में इल्म और वैसे पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, फैसलों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी उनके साथ जो है ना ये ज़्यादती की जा रही है। वो दिल छोड़ने वाले बंदे नहीं है, मेरा ख्याल है वो डट के खड़े रहेंगे, और वो जज ना भी रहें, वो इस सोसाइटी में बहुत इफ़ेक्टिवली उन्होंने पहले भी काम किया है एज राइटर, एज लॉयर और एज एंकर। तो अच्छा। वो फिर भी वो अपना कंट्रीब्यूशन वो करेंगे सोसाइटी में, क्योंकि वो कमिटमेंट वाला जो बंदे होते हैं ना उनमें से इज वन ऑफ देम। अब अदलिया की ओवरऑल हम अगर बात करें, आला अदलिया की मसला हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो सियासी मसाइल जो होते थे पॉलिटिकल डोमेन में, वो बहुत कम होता था कि अदलिया को उसमें कूदना पड़े या अदलिया को उसमें इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस मुनीर का एक केस देख लें, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक हो गया, उसके बाद कुछ डिसमिसल के केसेस थे। अब बहुत कंटिन्यूसली हम अदलिया को जो हुकूमतें गिराने बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमने, जिसमें पनामा का केस देख ले, जिसमें बल्ले का केस देख ले, जिसमें नो कॉन्फिडेंस वाला केस देख ले, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट में जो हुआ वो लोटो वाला केस वो देख ले। धड़ाधड़ को 10, 15, 20 की जो पूरी हिस्ट्री में शायद इतने केसेस नहीं थे जितने पिछले 2-3 सालों में पॉलिटिकल केसेस जो है वो अदलिया में आए। तो आप जब उस डोमेन में आते हैं जहाँ पे अवामी राय से फैसले होने हैं या अवामी इदारों की राय से, पार्लिमान की राय से फैसले होने हैं, तो वो फिर आपको उसमें मुश्किलात आती हैं और उसके ऊपर फिर आपके जो रेपुटेशन है वो टेंट होती है, नेचुरली होती है। हम देखते हैं जो 3 डिक्टेटरशिप्स हमारे यहाँ रही, जब उन्होंने सियासत में कदम रखा तो फिर उसके बाद उनका वो एहतराम और वो दबदबा नहीं रहा, लोगों ने फिर उनको उस तरह से रिजेक्ट भी किया और सारा। अभी हम रिसेंट मिसाल देख लेते हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से जिस गुफ्तगू होती है, तो वो फिर ये मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। अदलिया की इस्लाह की जो उन्होंने बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, वो बहुत उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बड़े अरसे से हो रही हैं, ये बड़ी रिकमेंडेशन है, इंटरनेशनल फंडिंग आती है, बहुत कुछ होता है इसके ऊपर, लेकिन हम कर नहीं पाते। अदलिया की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट्स के नीचे जो है, जो सारे जजेस उनके नीचे हैं, वो उनकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, उनके जो फैसले होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उनके पास आती है, वो उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, तो फैसलों की बुनियाद पे देख सकते हैं कौन सा जज सही कहा, इनका उनके मुताबिक फैसले कर रहा नहीं कर रहा, उनकी छांटी हो सकती है, स्क्रूटनी हो सकती है। फिर एलिवेशन जो है हमारे में ये है कि जो पूरी जिसकी 20-25 साल की सर्विस होती है जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनता है, वो बहुत कम तादाद में ऊपर आते हैं, जो हाई कोर्ट्स में आते हैं। उनको आना चाहिए, जिनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उनको आगे प्रमोट होना चाहिए। होता ये यहाँ
हमारे यहाँ नया रिवाज चला है, जो मुख्तलिफ चैम्बर्स के लोग हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, चैम्बर्स के जजेस, तो वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी होती है, उनके अपने इंक्लाइनेशंस भी होती हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जो बाकी कबाहतें अपनी जगह पे, जो सबसे बड़ी कबाहत हुई, जो भी कहते हैं कि 100 के करीब जजेस उन्होंने हायर जुडिशरी में ऐसे इंडक्ट किए हैं जिसके बारे में लायर्स खुद कहते हैं कि अगले 20-30 साल हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छा। कम से कम इन चीज़ों ठीक है। तो इस किस्म की यहाँ पे आप वो रोक लेते हैं। फिर फैसले जो होते हैं ना, अदलिया का काम नहीं है कबूलियत और मकबूलियत को सामने रख के फैसला करे। अदलिया का काम है आइन और कानून को सामने रख के फैसला करे। अगर वो उसके सामने करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ठीक होगा, मामला भी ठीक होंगे। और मंसूर अली शाह साहब बड़े लर्निड जज हैं, जब वो चीफ जस्टिस बने हैं उनसे तवक्कुआत रखते हैं कि वो कम से कम अपना हिस्सा कुछ ना कुछ अपने हिस्से की शम्मा जला के जाएंगे और मामला को बेहतर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साकिब, ये जो एक मिलिशियस कैंपेन चल रही है बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, एक तो ये मामला कहाँ पर है इस वक्त, क्या हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पर एलामिया आ गया है। दूसरा ये कि ऑडियो लीक्स केस से अलहदा होने की बात की जा रही है, उनसे दरख्वास्त की जा रही है 4 महकमे पाकिस्तान के जो हैं, ये क्या मामला है? एक तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि एक जो है वो मतलब जब जस्टिस बाबर सत्तार जैसे एक नडर और बड़े कॉम्पिटेंट काबिल जो जज हैं उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की कैंपेन जो है वो शुरू है। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है वहाँ से ग्रेजुएशन उन्होंने की है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊँ, एक बड़े सादा अंदाज में अगर ये बात हम करें ना, तो एक जो हाई कोर्ट का जज है उसकी 8-10 लाख जो है वो सैलरी होती है, और उसके जो सहूलियात मिला के सब कुछ जो है वो आप 5-7 लाख वो कर लें, तो ये लमसम एक अमाउंट है। जो जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जो वकील है, मैं आपको उनकी वकालत बता रहा हूँ, जब वो वकील थे तब भी हमने बहुत अरसा देखा है। अच्छा। जस्टिस बाबर सत्तार जैसे वकीलों को मेरा ख्याल है 20 लाख तो कोई एक केस भी नहीं है, उनकी 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया जो है वो उनकी फीसें होती हैं। ये मतलब एक राय कायम करना और उनके हवाले से ये कहना, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार जैसे और कई जज हमें जो है जुडिशरी को चाहिए कि जो मतलब उनको कंप्रोमाइज ना हो। अब जो बात की जा रही है कि उनके असासाजात अमेरिका में, पाकिस्तान में, उन्होंने A to Z डिक्लेयर किया हुआ है। उनको ये क्रेडिट तो देना कि वो पता नहीं कितना अरसा हो गया है वो पाकिस्तान में जब वो टैक्स पे कर रहे हैं, एक चीज का टैक्स पे कर रहे हैं। और जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी तो जो जुडिशल कमीशन है उसने एक चीज की स्क्रूटनी की थी, जो आज इस प्रेस रिलीज में भी आई है, एक चीज की स्क्रूटनी की थी। और उसके अलावा 2005 में उन्होंने जो परमानेंट रेजिडेंस वहां की बताई गई है कि डुअल नेशनैलिटी नहीं है, उन्होंने 2005 का आप चेक करें, उनका जो बताया जा रहा है कि वो एक गैर मामूली एक पर्सन जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो डिक्लेयर हुए। इट मीन के वो उनकी काबिलियत भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 2005 में। 2021 में जो है वो ये तैनात होते हैं, यहाँ पे जज जो है वो तैनात होते हैं, तो ये 16 साल का अरसा बनता है। तो 16 साल वो बतौर वकील काम करते रहे हैं, सारी चीज़ें वो करते रहे हैं, मीडिया पे आते रहे हैं, कोई मतलब किसी को मसला नहीं हुआ। इसके अलावा उनके हवाले से उनकी वालदा की जो स्कूल है उसकी बात की गई। अब 1992 का स्कूल जो है वो बना हुआ है, उनका एक अपना पर्सनल एक बिजनेस है, उसको 2021 के बाद इनके साथ लिंक करना ये मतलब हैरान कौन है। फिर जितने भी इनकी जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखें, उनकी वाइफ है, उनकी बेटी फैमिली है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक कर दिए गए। किसकी एक्सेस है, किसने पब्लिक किए, इस हवाले से भी मेरा ख्याल है 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को देख सकती है कि ये कैसे हुआ कि जब 25 मार्च को जब खत लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को कि ये इस किस्म की मुदाखलत हो रही है, और उसके बाद उसके दौरान पहले जस्टिस अतर मिनल्लाह और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार को डायरेक्टली टारगेट किया गया। आखिरी बात मैं करूंगा कि इस जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उस हवाले से कि उनके पास बड़े ही अहम नौयत के केसेस भी लगे हुए हैं। अब जो है वो IB है, FIA है, पैमरा है, इसके अलावा जो है वो PTA है, 4 इदारों ने उन पर ये इतराज़ किया है कि वो जो ऑडियो लीक्स केस है उसको ना सुने। अब ऑडियो लीक्स केस जो है वो क्या है, बुशरा बीबी की दरखास्त है और एक साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के बेटे की दरखास्त है। अच्छा, ये जो पिटिशनर्स हैं इनका रोल अब पीछे चला गया है। अब ये क्वेश्चन जो है वो उन्होंने फ्रेम किया है, उस क्वेश्चन के लेकर आगे बढ़ गए हैं। अब आप हैं, मैं हूं या राव साहब हैं, कोई भी है,
किसी की भी ऑडियो, प्राइवेट ऑडियो अगर टेप कर ली जाए, लीक कर ली जाए, तो उसको नुकसान तो होगा। वो पूछ रहे हैं कि कौन ऑडियो टेप कर सकता है, कौन लीक कर सकता है, कानून क्या कहता है, पीटीए का क्या रोल है, जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, उनका क्या रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है। अब वो उस नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद उनके खिलाफ जो है इस किस्म की कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब चीफ जस्टिस, जल्दी से बता दी, टाइम मेरे पास कम है। एक चीज जस्टिस काजी फाइज साहब जब फैजाबाद धरना सुन रहे थे, केस सुन रहे थे, उनकी अदालत में भी इसी तरह 3-4 इदारों ने कहा था कि आप पे हमें अदम एतमाद है। तो कल ये समाअत होने जा रही है ऑडियो लीक्स केस की, देखते हैं कि उस पर क्या जो है वो उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में इस दफ़ा गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है और ये सुनकर जहन में आता है कि इस दफ़ा तो किसान खुशहाल होगा, मगर उल्टा ही बम्पर क्रॉप किसानों का गला घोंट रही है। उनकी तैयार करदा गंदम पंजाब हुकूमत ख़रीदने को तैयार नहीं है। वज़ीर खुराक ये एतराफ़ कर रहे हैं कि पंजाब में ज़रूरत से ज़्यादा गंदम है जो निगरान हुकूमत ने इम्पोर्ट की थी, इसलिए सरप्लस गंदम ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है। फिर सरकार ने जो रेट मुख्तस किया है उस पर निजी ख़रीदार किसानों से गंदम नहीं ख़रीद रहे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक ख़त लिखते हैं विफाक को और उन्होंने तहक़ीक़ात का मुतालबा किया कि गैर ज़रूरी तौर पर गंदम जो दरामद की गई उससे मुल्क के ख़जाने को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो वफाकी हुकूमत ने फिर यह ऐलान किया कि वफाक अब ये गंदम ख़रीद लेगा। तो क्या अब ये मामला हल हो जाएगा? राव खालिद साहब, ये मामला हल हो जाएगा कि नहीं, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मामला इस नहज तक पहुँचा कैसे। देखिए, हमारे बड़ी अफसोसनाक में बार बार, यानी सच्ची बात है, अब क्या बंदा करे, अफसोस कर करके भी थक गए हैं। एक पहली दफ़ा ये कर रहे हैं। पास्को कब से 30-40 साल की पास्को बनी हुई है, ख़रीदारी होती है, 40% गंदम खरीदनी होती है। इन्होंने कभी कोई स्ट्रेटजी बना लेते हैं, कभी कोई स्ट्रेटजी बना, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप कहते हैं जी गंदम, आप ज़राअत आपकी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की, तो ज़राअत के साथ आप सलूक क्या कर रहे हैं ये तो देखें ना आप। और उसके ऊपर दुनिया में ओवरऑल जो सूरत हाल पैदा हो रही है फूड सिक्योरिटी की, दो रीज़न्स की वजह से, माहौलियाती तब्दीली की वजह से और पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, तो उस पर आपको और ज़्यादा इस पर कॉन्शियस होने की, फूड सिक्योरिटी की पूरी मिनिस्ट्री आपने बनाई हुई है। उसके ज़िम्मे ये काम नहीं होता कि वो देखे कि किस तरह से हम मामलात को, अपने अनाज के मामलात को कम से कम, जिसमें हम हमेशा खुद कफील होते थे, उसको तो अच्छे तरीके से टैकल कर ले। गलत स्ट्रेटजी, गलत पॉलिसीज़, हर बंदा जो आता है अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी लेके आ जाता है। और पंजाब में ख़ास तौर पर और सिंध में 2 जगह पर गंदम सबसे ज़्यादा प्रोक्योर होती है और सबसे ज़्यादा अरबों करोड़ों के घपले भी यहाँ पर होते हैं गंदम के नाम के ऊपर। उसके बाद हम जो है अल्लाह के फजल से, हम अहमद शाह अब्दाली आता था यहाँ पे गंदम लूटने के लिए और अनाज लूटने के लिए। अब हमने अपने इतने ज़्यादा स्मगलर पैदा कर दिए कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट तक गंदम पहुँचा रहे हैं। हम अपनी तो केटर कर नहीं पाते, तो हम स्मगलिंग में कहाँ तक जाके हम अपने वसाइल को जाके दे के आते हैं। तो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी इसके ऊपर होनी चाहिए कि सिर्फ गंदम के ऊपर नहीं, ज़राअत के ऊपर होनी चाहिए। और PMLN के ट्रेडिशनली ये रहा है कि यहाँ पे आप किसी से बात कर ले, जब PMLN की हुकूमत होती है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स माइंडसेट के लोग हैं सारे, उनको कोई इससे ज़राअत से कोई कह ले कि गुस्सा है पता नहीं, या कोई ख़ास उनको कोई दुश्मनी है, क्योंकि कभी इसके हवाले से बहुत अच्छी पॉलिसीज़ और बेहतरीन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कराते, ना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इस शोबे की। तो इसलिए आप देखेंगे स्पोर्ट प्राइस भी पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा बढ़ती रही है। ये स्पोर्ट प्राइस भी नहीं बढ़ाते, जब भी बड़ी पीपल्स पार्टी ने आके बढ़ाई, क्योंकि उनके बैकग्राउंड ज़्यादातर है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं उसमें। तो ये एक ओवरऑल पॉलिसी लेवल पे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हर साल होना होता है। ये और हर फसल के बारे में ये होता है मसला, इसलिए इसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए। ठीक है नजबू साकिब साहब, किस किस्म की पॉलिसी चाहिए और ये पॉलिसी अब तक क्यों नहीं आ गई, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हमारा एक एग्रीकल्चरल मुल्क है? देखिए, अभी इससे पहले सेगमेंट में जस्टिस बाबर सत्तार की बात हो रही थी, अब इस सेगमेंट में हम किसान की बात कर रहे हैं। रियाज कमर हमारे बलूचिस्तान के एक बड़े अच्छे शायर थे, उनका एक शेर सुन लीजिए, कुछ सिचुएशन वाजे हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझको नहीं तो मेरे उदू को वकार दे, मुझको नहीं तो मेरे उदू को वकार दे, इस शहर में किसी की तो इज्जत बनी रहे। देखिए,
आप अपने जजेस के साथ क्या कर रहे हैं, अपने किसान के साथ क्या कर रहे हैं, और आपको साफ नज़र आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले, यानी सऊदी अरेबिया वो जो वर्ल्ड फोरम जो भी करने जा रहे हैं वो गए हैं, वहाँ पे जाने से पहले ख़त लिखा। उनको अच्छी तरह से पता है कि ख़त लिखने से लेके उन तमाम कुछ मराहिल हैं जो तय करने पड़ेंगे। किसान तो बेचारा सड़क पे बैठा हुआ है, उसकी भीगी हुई गंदम जो है उसका मोल कौन। और मैं हैरान होता हूँ कि ये आपके किसान का मसला तो है ही, उसको तकलीफ आप दे रहे हैं। आप जिस मईशत की बहाली के लिए तशरीफ लाए हैं, उस मईशत में सबसे जो बुनियादी चीजें हैं उसमें ही आपकी गंदम आती है। और कल को अगर किसान ने गंदम बोनी छोड़ दी, क्या करेंगे आप? मसला सिर्फ एक है, जल्दी से बताऊंगा कि देखिए पिछले 9 महीने में देख लीजिए कितनी गंदम आपने बरामद की है। हाँ। आपको पता चल जाएगा कि अच्छी तरह आपको पता था कि बम्पर क्रॉप आने वाली है। ये बाहर से क्यों आ रही है गंदम हमारे पास भाई, और जब बाहर से आएगी तो अंदर की जो यानी गंदम पैदा हुई है उसकी खपत कहाँ पे होगी। मामलात का सबको पता है रामीन, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। इस शहर में किसी की तो इज्जत बनी रहे। वाह साकिब, निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद की ही क्यों, पहले तो ये सवाल खड़ा होता है। फिर दूसरा कि पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है किसानों ने, तो अब पंजाब हुकूमत कितनी तैयार है इस चीज़ के लिए, और मरीम नवाज़ के लिए बड़ा इम्तिहान है। जी 30 अप्रैल को ऐलान किया गया है कि 30 अप्रैल को वो भरपूर एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब, उनको मैं सुन रहा था तो वो कह रही थी कि वो पंजाब पे ही फोकस क्यों किया हुआ है, आप खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की क्यों नहीं बात करते। सिंध में जो है वो फरवरी से उन्होंने कहा कि ये काम शुरू है और वहाँ की बात ही नहीं की जा रही। इसका मतलब ये हुआ किसानों की गिरफ्तारियां जो है वो भी, ये खबर आ रही है पंजाब में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तो ये मतलब अजीब सा एक माइंड है पंजाब हुकूमत का कि हैरान कौन तौर पर कि उन किसानों के मसाइल हल करने और उनके हवाले से कुछ इक़दाम करने की बजाय वो जो है वो कुछ और वजूहात बता रहे हैं। निगरान हुकूमत की जहाँ पर आपने बात की, निगरान गवर्नमेंट का तो हैरान कौन मामला था कि हर वो मामला जहाँ पे उनका कुछ करना बनता नहीं था उन्होंने वो काम किया। ये भी आप देख लें कि यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 40 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद थे और उन्होंने फिर $1 अरब की जो है वो तकरीबन 34 लाख टन गंदम जो है वो मंगवा ली, जब पता था कि इस दफा जो है वो गंदम जो है वो उसके ज्यादा रिकॉर्ड जो है वो पैदावार उसका होने का इम्कान है। इसके बावजूद उन्होंने ये काम कर लिया। पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, इतनी मुश्किल से किसान ये सारा कुछ करता है, हर चीज इतनी महंगी है, तो इसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कम से कम पंजाब हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। और जो फिर जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं 3900 कीमत पे कुछ ले नहीं रहे, आम जो है लोग ले नहीं रहे, तो ये भी अजीब है। फिर ये भी बताया गया है कि जो बाहर से मंगवाया गया है वो 5500 और तकरीबन 5000 के हिसाब से मंगवाया गया है, जब यहाँ पे पैदावार बहुत ज्यादा होने के इम्कानात हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, पंजाब हुकूमत नई है, कम से कम आवाम के लिए कुछ ऐसा और खास तौर पर किसानों का जो उनको ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वही बात है कि अगर किसान इस हवाले से डिसअपॉइंट हो गया तो फिर अगली दफ़ा अगर उसने गंदम नहीं उगाई तो फिर क्या होगा, फिर इम्पोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर मुल्की ख़जाने को नुकसान होगा। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? शुक्रिया रामीन। देखिए, सुनने में आया है कि नवाज शरीफ IT सिटी बन रही है, नवाज शरीफ IT सिटी बन रही है। सुनने में यह भी आया है कि 16 चीनी कंपनियां जो हैं वो राजी भी हो गई हैं। अच्छा, ज़रूरी सवाल आज का ये है कि 5 से 16 साल के 2 करोड़ 28 लाख बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, कोई जरदारी एजुकेशन सिटी भी इनके लिए बन रही है? ठीक है, आज का गैर जरूरी सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे यौम तासीस पर पुलिस केक उठाकर भी ले गई। यौम तासीस पर केक उठा के पुलिस ले गई। गैर जरूरी सवाल ये है कि बाकी तो सब ठीक है, ये केक उठाकर ले जाने वाला ऑर्डर IG साहब ने दिया था या आपके किसी बेटे वगैरह की सालगिरह थी?
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी सवाल है और इन सवालात के साथ ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अब किसानों की भी हम बात कर रहे थे और किसानों का एहतजाज होने जा रहा है और हम ये सुन रहे हैं कि उन पर अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। दर्द दिल वो रखते होंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन से मुलाकातें होती हैं, बच्चों के पास जाते हैं, सरों पे हाथ रखे जा रहे होते हैं, मगर यहाँ पर ये देखने की भी ज़रूरत है कि ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड पर जो वाकई मसाइल दरपेश हैं, जो रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको कैटर करने के लिए ग्राउंड पर किस किस्म के पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए, ऑप्टिक्स से ज़्यादा ये मैटर करता है। डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।